आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 1 और इस चैप्टर का नाम है ए चेंजिंग टाइम। बदलता हुआ समय। बदलता हुआ समय पूरे दुनिया का। ठीक है, तो इस फोकस में हमें पढ़ना है मेजर डेवलपमेंट इन द मॉडर्न पीरियड अराउंड द वर्ल्ड, कि मेजर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए पूरी दुनिया में। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट हुआ इम्पेरियलिज्म का। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है जब कोई पावरफुल देश छोटे देश में किसी कमज़ोर देश पर आके कब्ज़ा कर ले, उसे इम्पेरियलिज्म कहते हैं। तो मॉडर्न टाइम में क्या इम्पैक्ट रहा इम्पेरियलिज्म का। फिर सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सोर्स मतलब होता है कि हमें कहाँ से पता चला मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इंडिया का। तो इन सभी बातों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करूँगा जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और मैं सभी लाइंस का हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइम लाइंस दिया गया है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो 1453 में हुआ था बिगिनिंग ऑफ रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे पेज में। अभी जब हम दूसरे पेज में आएंगे ना तो रेनेसा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेनेसा की शुरुआत हुई थी 1453 में। रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण। ओके, आप माइंड में रखना ये बात। पुनर्जागरण का मतलब समझ रहे हो ना, फिर से जीना। फिर 1498 में वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया। वास्को डी गामा एक सेलर थे। ठीक है, तो वो भारत ढूंढते ढूंढते आए, इंडिया आए। कब आए थे? 1498 में। फिर रिफॉर्मेशन हुआ 1517 से लेके 1648 तक। फिर फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। तो 1600 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना फाउंडेशन रखी इंडिया में। और 1707 में डेथ हो गया औरंगजेब का, डेथ ऑफ औरंगजेब। और 1760 से लेके 1840 तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, ये टाइमलाइन देख के हमें उतना कुछ समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किसे कहते हैं? देखो, जैसे सुबह से जब रात होती है तो जो शाम का वक्त होता है ना, उसे ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, रात के और सुबह का। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा टाइम रहता है जब धीरे धीरे टाइम जो है वो दोपहर से रात की ओर बढ़ता है। आई होप आप ट्रांजिशन समझ गए। तो अब हम पढ़ते हैं, आप समझना। ठीक है, और यहाँ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन मतलब कि कुछ चेंजेस आ रहा है इस टाइम पीरियड में, इस ट्रांजिशन पीरियड में कुछ कुछ मेजर चेंजेस आ रहा है जिससे कि पूरा दुनिया बदल जाएगा। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। जैसा कि आप अभी क्लास 8 में हो ना, तो आपने क्लास 6 में और फिर 7 में पढ़ा होगा कि हिस्ट्री को हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एंशिएंट पीरियड, दूसरा होता है मिडिवल पीरियड और तीसरा होता है मॉडर्न पीरियड। तो जब आप क्लास 6 में थे ना तो आप एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई किए होंगे। फिर जब आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा मिडिवल हिस्ट्री। और अभी जब आप 8 में हो तो अब पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। हाउएवर, द टाइम फ्रेम ऑफ दिस डिवीज़न इज़ नॉट यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि जब इंडिया में एंशिएंट वर्ल्ड चल रहा था, एंशिएंट पीरियड चल रहा था, तो यूरोप के देशों में भी एंशिएंट पीरियड चल रहा था, ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ इस लाइन का ये मतलब है कि जब इंडिया में चल रहा था मॉडर्न पीरियड तो यूरोप में बहुत साल पहले इंडिया से वहाँ पे मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो चुका था। ठीक है ना। In Europe, for instance, the modern period is considered to begin around the 16th century. यूरोप में ऐसा माना जाता है कि जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था वो 16th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था, विच इज़ टेकन एज द पार्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री इन इंडिया। और 16th सेंचुरी में जब यूरोप में मिडिवल पीरियड चल रहा था ना, तो मॉडर्न पीरियड चल रहा था जब यूरोप में 16th सेंचुरी में, तो उस वक्त इंडिया में जो था वो मिडिवल पीरियड चल रहा था।
The death of Aurangzeb 1707 is considered to be the beginning of the modern period in India. तो औरंगजेब के डेथ के बाद जो है इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ. The modern period in Europe is said to have begun with the European Renaissance. रेनेसा का मतलब आप बस इतना सही रखो कि पुनर्जागरण, मतलब लोग फिर से जीना सीखा. ठीक है, बस इतना सही अभी माइंड में रखना. देखो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रेनेसा है. तो जब हम रेनेसा पढ़ेंगे ना तो हम आपको अच्छे से समझा देंगे. अभी बस इतना आप माइंड में रखो कि द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप इज सेड टू बिगन विद द यूरोपियन रेनेसा. जब यूरोप में रेनेसा हुआ यानी कि लोग पुनर्जागृत हुए, तब वहाँ पे मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था. और इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था औरंगजेब के डेथ के बाद. ठीक है, और यूरोप में रेनेसा कब स्टार्ट हुआ था? विच वॉज मार्क्ड बाय द रिन्यूड एम्फेसिस ऑन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. Industrial Revolution in the 18th century was the next big event in modern European history. फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत सारे चीज़ का इन्वेंशन हुआ. ठीक है, जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था. और उस वक्त मशीन्स का भी इंट्रोडक्शन हुआ. मतलब जो चीज़ें बनती थी वो मैनुअली नहीं बनती. मैनुअली मतलब हाथ से नहीं बनती थी. लोग जो हैं वो मशीन से चीज़ों को बनाने लगे थे. तो जब मशीन का इन्वेंशन हुआ ना तो बहुत बड़ा मतलब चेंज आया मॉडर्न पीरियड में. It had far-reaching consequences for the fate of other nations as it promoted imperialist ambition of several European countries. अभी मैंने थोड़ी देर पहले इम्पेरियलिज़म का मतलब बताया. अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इम्पेरियलिज़म का मतलब होता है कि जब कोई बड़ा देश कमज़ोर देश पर आकर कब्जा कर ले, उसे इम्पेरियलिज़म कहते हैं. तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ना यूरोप में, तो वहाँ के जो देश हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए. और हमारा जो एशियन देश है और कुछ अफ्रीकन देश हैं वो बहुत गरीब थे. तो यूरोप से लोग आकर इन सब जगह पर कब्जा किए, जिनमें कि इंडिया में भी वो आकर कब्जा किए थे. Ultimately, Europe and India's history became interlinked with the colonization of India by the British. Colonization का मतलब होता है कि जब कोई दूसरे देश का आदमी किसी मजबूत देश का आदमी किसी कमज़ोर देश पर आके वो अपना कॉलोनी बना ले, मतलब कि अपना घर बना ले और फिर अपने फैमिली को ला के रखे, तो उसे कॉलोनी कहते हैं. ठीक है, तो इंडिया का हिस्ट्री और यूरोप का हिस्ट्री लिंक्ड है एक दूसरे से, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया में आके अपना कॉलोनी बसाए थे. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेनेसा. रेनेसा का मतलब आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण. अब आप बोलोगे कि यार सत्या, बाय द वे मेरा नाम सत्या है. ठीक है, तो मतलब अब आप बोलोगे ये यार सत्या, क्या तुम तब से ये रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण फिर से जीना बता रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ यार. तो जो रेनेसा का मतलब होता है वो होता है पुनर्जागरण. ठीक है, पुनर्जागरण कौन से सेंस में? पुनर्जागरण होता है थॉट के सेंस में. ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग आए यूरोप में, मतलब यूरोप के कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने पूरा हिस्ट्री ही बदल दिया. एकदम लोगों का सोच ही सडनली बदल दिया. ठीक है, लोग सभी एकदम मरे से थे, सुस्त थे पूरा. लेकिन कुछ लोग आए ऐसे जो कि ऐसा रिवॉल्यूशनरी काम कर दिया कि सभी के होश उड़ गए. ठीक है, और उनके काम को ही मतलब कहते हैं रेनेसा. ठीक है, कि लोग जो सोए हुए थे वो जाग गए. पुनर्जागरण अब क्लियर हो गया रेनेसा का मतलब. ठीक है, अभी मैं ना जब ये पूरा पढ़ लूँगा ना ये टॉपिक, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना, आप बस ध्यान से वीडियो को देखना. द टर्म रेनेसा मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल. रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ यानी कि फिर से जन्म लेना या फिर रिवाइवल. This movement started in Italy around 15th century Christ era and soon spread to the whole of Europe. तो वो जो रेनेसा है ना वो स्टार्ट हुआ था, ये जो रीबर्थ का है ये स्टार्ट हुआ था इटाली से. ठीक है, इटाली से स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी में और धीरे धीरे पूरा यूरोप में फैल गया. बाय द वे आपको पता है ना कि यूरोप कौन से देशों को कहते हैं? ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ना मैप में पहले शो कर देता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, फिर मैं आगे की लाइन एक्सप्लेन करूँगा. देखो, एक्चुअली तो ये एशिया का मैप है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा भारत, ठीक है, यहाँ पे इंडिया. पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन से हैं.
तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, ये ऊपर के सारे कंट्रीज़ और रशिया के आधा यहाँ तक पूरा ये जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ में आ जाते हैं जैसे कि स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, फिर मतलब यूक्रेन, रशिया, ठीक है, और टर्की का कुछ पार्ट, ये सभी आता है यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप में जो रेनेसां स्टार्ट हुआ था, और यूरोप के कौन से देश से हुआ था, तो ये इटली से हुआ था। और मैं आपको मैप में भी इटली शो कर देता हूँ। अब देखो ये जो देश है ना यहाँ पे, ये इटली दिख गया आपको, ठीक है। चलिए अब ना हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनना। It was characterized by a reawakening of interest in the study of ancient classics। फिर लोग जागने लगे अपने पूर्वज के बारे में, मतलब जानने को इच्छुक हुए सभी कि कैसे क्या हुआ, कैसे होता था। इट्स इम्पैक्ट वॉज फर्स्ट फेल्ट ऑन लिटरेचर। और रेनेसा का पहला जो इम्पैक्ट था वो लिटरेचर में हुआ था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मोमेंट ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ बिकेम द फोकस ऑफ अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स। नॉलेज वॉज परस्यूड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन अफेयर एंड फाइंड सॉल्यूशन टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। और उस वक्त पढ़ाई इसलिए किया जाता था कि जो ह्यूमन का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल पाएँ। This new attitude was called humanism. Authors like Shakespeare and Milton wrote of various aspects of life, ठीक है। तो ये जो देखो ये जो है ये हैं शेक्सपियर, ठीक है, और इधर वाले हैं जॉन मिल्टन। ये दोनों बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं और राइटर हैं लिटरेचर के। और उस वक्त उन्होंने इतना बेहतरीन बेहतरीन ड्रामास लिखा था शेक्सपियर और ये जॉन मिल्टन, कि आज के ज़माने में जब लोग उस ड्रामा को पढ़ते हैं ना तो लोगों के होश उड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्लास 9 में जाओगे ना तो आप शायद पढ़ोगे शेक्सपियर का एक ड्रामा जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, आई थिंक सो, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग बट आप शायद 9th में मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ोगे, ठीक है। तो और आप जब पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त इतना बेहतरीन ड्रामा कोई कैसे लिख सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। स्कॉलर्स लाइन डेंटे एंड सर थॉमस मोरे रोट अबाउट द सोसाइटी। तो जो कुछ स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स मतलब विद्वान थे, लाइक डेंटे एंड सर थॉमस मोरे रोट अबाउट द सोसाइटी, तो उस वक्त के सोसाइटी के बारे में लिखे थे। अदर रेनेसा स्कॉलर्स लाइक द फ्रांसिस्को पेट्रियार्क एंड जियोवानी बोकैसियो, ठीक है, बोकैसियो थोड़ा अजीब सा नाम है बट ठीक है चलता है। जियोवानी बोसियो बोथ इटालियन रोट इन देयर नेशनल लैंग्वेज दैट टू ऑन सेकुलर थीम्स। This was different from the earlier time when religious themes were the only important subject of study for all scholars। तो जो पहले के विद्वान होते थे ना वो सिर्फ धार्मिक चीज़ों पढ़ते थे और लिखते थे, बट ये दोनों जो थे फ्रांसिस्को पेट्रियार्क और जियोवानी बोकैसियो, जो दोनों इटालियन थे, ठीक है, इटली से थे, ये दोनों ने पहली बार कुछ सेकुलर लिखा था, मतलब सोसाइटी में जो हो रहा है ना वो सब के बारे में लिखा था और जो प्रॉब्लम्स है लोगों के वो सब के बारे में लिखा था। और जब लोग पढ़े ना तो लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब सोसाइटी में लूप होल्स हैं। Renaissance also gave rise to a new art forms. Inspired by the spirit of humanism, the artists produced painting which were natural and realistic। फिर जब रेनेसा हुआ ना तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पेंटर्स आए जो कि पेंटिंग्स ऐसा बनाते थे ना कि एकदम देखने में लगता था कि वाह ये कितना रियलिस्टिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोनालिसा को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप ये पिक्चर देख लो, ये ना मोनालिसा का है। और ये भी पेंटिंग बना था रेनेसा के टाइम, ठीक है, जब लोग रिबर्थ हो रहा था लोगों का थॉट उस वक्त, ठीक है। और ये पेंटिंग इतना खूबसूरत है, अगर अभी तक नोटिस नहीं किया एक चीज़ तो आपको मैं बता देता हूँ कि मोनालिसा का जो पेंटिंग है ना तो उसमें मोनालिसा का कोई आईब्रो नहीं है, पर फिर भी ये कितना खूबसूरत पेंटिंग है, ठीक है। और ये पेंटिंग आज भी रखा हुआ है म्यूज़ियम में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पेंटर्स आए जो कि इतना रियलिस्टिक बनाते थे कि लोग देखते रह जाते थे। दे स्टडीड द ह्यूमन फॉर्म अलॉन्ग विथ इट्स एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट। दे सॉ ग्रेस एंड परफेक्शन इन इट। और इतना परफेक्ट कि क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है, मतलब आप समझ जाओ कि बहुत अमेजिंग। फिर है लियोनार्डो डा विंची
Michelangelo and Raphael were the greatest artists of this period. Leonardo was a genius. Leonardo जो था वो बहुत genius था, ठीक है. He was a painter, scientist, philosopher and poet who is regarded as symbol of Renaissance. तो symbol of Renaissance ना वो माना जाता है लियोनार्डो डा विंची जो मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था, ठीक है. और वो पेंटर तो था बट साथ में वो साइंटिस्ट भी था, वो फिलोसोफर भी था और वो पोएट भी था. When the human form and secular theme became the focus of painting and sculptures, sculptor मतलब होता है मूर्ति बनाना, ठीक है. और सेकुलर मतलब होता है धर्म से हट के, ठीक है. धर्म से हट के सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही है वो सब के बारे में मतलब पेंटिंग या फिर मूर्ति में बनाकर दर्शाना. द लास्ट सपर एंड मोनालिसा आर हिज मास्टरपीस. फिर एक आते हैं बहुत ही ग्रेट पेंटर, स्कल्प्टर, ठीक है. ये पेंटर नहीं है, स्कल्प्टर है. स्कल्प्टर का मतलब जो मूर्ति बनाते हैं, उनका नाम है माइकल एंजेलो. माइकल एंजेलो इज़ फेमस फॉर हिज पेंटिंग्स इन द सिस्टीन चैपल एट द वेटिकन. क्रिएशन ऑफ एडम, फॉल ऑफ मैन, लास्ट जजमेंट, इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, ठीक है. ये पेंटर भी थे बट ज़्यादातर स्कल्प्टर बनाते थे, ठीक है, मतलब मूर्ति बनाते थे. He was also a great sculptor and an architect. These painting also observed the beauty and harmony of nature. तो अगर आप अभी गूगल करके देखोगे ना, क्रिएशन ऑफ एडम, फॉल ऑफ मैन और लास्ट जजमेंट का ये सब का जो पेंटिंग है जो दीवार पे बनाए थे माइकल एंजेलो अपने टाइम पे, बहुत पहले की बात है ये सब. तो आप देखोगे ना तो शायद आपकी भी आँख फटे के फटे रह जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगते थे देखने में, ठीक है. Sculpture was also inspired by the grace of human form. Greek and Roman art greatly influenced the sculptor. स्कल्प्टर मतलब मूर्ति बनाने वाले, ओके. आप माइंड में रखना ये सब बातें. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट फ्री स्टैंडिंग फिगर वर मेड इन स्कल्प्टर. फ्री स्टैंडिंग फिगर मतलब कि खड़ा खड़ा मूर्ति बनना स्टार्ट हुआ. द रेनेसां मूवमेंट ऑल्सो रीअवेकेंड द स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी विच मोटिवेटेड मैन टू एक्सेप्ट समथिंग ओनली आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है. रेनेसां में लोगों का इतना दिमाग खुला कि वो साइंटिफिक इंक्वायरी करने लगे, मतलब हर चीज़ के पीछे वजह ढूंढने लगे. बट रेनेसां के पहले तो लोग मानो ऐसा कि सोया हुआ है, ठीक है. सभी सुस्त, किसी को कुछ मतलब नहीं, कोई क्यूरियस नहीं, किसी को कोई इच्छा नहीं किसी नई बात को जानने की, ठीक है. तो जब रेनेसां हुआ तो विच मोटिवेटेड मैन टू एक्सेप्ट समथिंग ओनली आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन. These scientific experiment and observation lead to new discoveries which often challenge established church belief. तो ये जब रेनेसां हो रहा था ना तो चर्च का रूल हुआ करता था पूरे यूरोप में. जो चर्च थे ना वो पूरे देश को चलाते थे. तो जब नई नई चीज़ डिस्कवर होने लगी, इन्वेंट होने लगी ना, तो मतलब जो बातें चर्च बोलती थी ना, तो लोग अब इतने पढ़े लिखे हो गए कि लोग चर्च को ही क्वेश्चन करते थे, ठीक है. तो आज के वीडियो में ना हम यहीं तक रखते हैं. मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. वहाँ हम लोग कंटिन्यू करेंगे. वैसे मेरा नाम सत्य है और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.